आज के यूज़र के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम ऐसे दर्द के बारे में बात करने वाले हैं जिसका अगर समय रहते इलाज ना किया जाए या उसे इग्नोर किया जाए तो हम चलने फिरने या उठने बैठने के लायक भी नहीं रहते। बिकॉज रिसर्च ये कहती है कि तकरीबन इंडिया में 66% लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी स्पाइन रिलेटेड यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों को फेस करते हैं। स्पाइन रिलेटेड इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, ये सब आज जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के इस एपिसोड में। और हमारे साथ हैं रिनाउंड डॉक्टर स्पाइन सर्जन डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर कुलकर्णी। थैंक यू वेरी मच। जैसा हमने बताया और जब आपका जो इंट्रोडक्शन हम जब सर्व कर रहे थे और देख रहे थे, हमने देखा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है इस फील्ड में और तकरीबन 7,000 से भी ज़्यादा आपने स्पाइन सर्जरीज़ की हैं। लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो स्पाइन सर्जरी को लेकर के बहुत मिथ है। लोगों को लगता है कि स्पाइन सर्जरी तो बिल्कुल करानी ही नहीं चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले के ज़माने में क्या होता था, स्पाइन एक स्पेशलिटी करके डेवलप नहीं हुआ था। तो हड्डियों के डॉक्टर भी करते थे, न्यूरोसर्जन्स भी स्पाइन करते थे। तो समझिए न्यूरोसर्जन 10 ब्रेन का ऑपरेशन करेंगे, बीच में एक स्पाइन का ऑपरेशन करेंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जन 10 नी ऑपरेशन करेंगे, 20 शोल्डर करेंगे, बीच में कोई स्पाइन का पेशेंट है तो स्पाइन का ऑपरेट करेंगे। तो उतना डिवोशन नहीं था, उतना कंसंट्रेशन नहीं था, स्पाइन एज ए स्पेशलिटी डेवलप नहीं हुआ था। बल्कि स्पाइन प्रॉब्लम्स इतने कॉमन है सोसाइटी में। एज यू सेड 80% ऑफ जनरल पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम बैक पेन एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ टाइम। तो स्पाइन एज ए स्पेशलिटी डेवलप नहीं होता है, स्पेशली इंडिया में। अभी काफ़ी सारे एडवांसेस एक ही समय हो गए। जैसे MRI आया, CT स्कैन में एडवांसेस आए, बोन डेंसिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी आई, बैक फंक्शन करता, बायोमैकेनिक्स कैसे बैक फंक्शन करता है उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च हुआ। तो हम लोग बोलते हैं केस सिलेक्शन। तो अगर पेशेंट को ये बीमारी है और हमें मालूम है कि हम लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं और हमने इन्वेस्टिगेट किया और वही बीमारी दिखी MRI एक्सरेज में, और तो अच्छा खासा डायग्नोसिस हुआ और ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है। बिकॉज ट्रीटमेंट में भी काफ़ी एडवांसेस हो गए पहले के ज़माने में और अभी में बहुत फ़र्क है। और बैक के मसल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। बैक के मसल्स की वजह से हमारा उठना बैठना होता है। तो जब हम लोग ओपन सर्जरीज करते थे तो कोई भी सर्जरी हो, जब आप ऑपरेट करते उसके बाद वो सब स्कार टिश्यू हो जाता है। अभी हम लोग की होल सर्जरीज करते हैं, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज करते हैं, तो उसमें स्कार टिश्यू रहता नहीं है क्योंकि छोटे छोटे होल से फोकली लैप्रोस्कोपी के जैसे करते हैं। तो पेशेंट्स का फंक्शन ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छा रहता है। पहले जैसा पेशेंट काफी दिन बेड पे नहीं है, करेक्ट। तो यूजुअली ऑलमोस्ट सेम डे चलते हैं पेशेंट्स और कई बार उसी दिन जाते भी हैं घर। तो ये सारी बातों को समझने के पहले सबसे पहले हम बैक टू बेसिक अगर आएँ तो बेसिक चीज़ में ये कि स्पाइन का स्ट्रक्चर क्या है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। तो बॉडी में दो चीज़ें हैं, स्पाइन और हार्ट, दे आर ऑलवेज इन मोशन। तो स्पाइन एक यूनिक स्ट्रक्चर है। आप उठो बैठो खड़े रहो लेटो, हमेशा स्पाइन के ऊपर किसी तरह का लोड रहता ही है। तो स्पाइन एक अलग ही टिश्यू है। तो ऊपर से नीचे समझे एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के जैसे एक के ऊपर एक फ्लैट्स रहते हैं, वैसे वर्टिब्रे रहते हैं। तो पूरा लोड ट्रांसमिशन स्पाइन के थ्रू फिर पैरों में जाता है। तो जैसे आप दोनों घुटने जितना लोड लेते हैं, दोनों मिला के जितना लोड आता है वो स्पाइन लेता है। तो इतना लोड रहता है स्पाइन पे। तो मूवमेंट के लिए स्पाइन के बहुत सारे फंक्शंस है। एक है आपको अच्छा खासा जो शेप बॉडी को मिलता है, जो होता है जो बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस फ्लॉन्ट करते हैं, ये स्पाइन के वजह से है। और दूसरा है मूवमेंट, आगे बेंड करना, पीछे बेंड करना, टर्न करना, ये सब स्पाइन में ही होता है। स्पाइन एक पैसेज है जिसके थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये पैसेज है जिसके थ्रू नर्व्स जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड एक केबल है विच कनेक्ट्स द ब्रेन टू द पेरिफेरी। तो हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो स्पाइन के थ्रू ही जाता है। तो हर अपार्टमेंट के बीच में से देयर इज अ पेयर ऑफ नर्व विच गोज टू द राइट एंड लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट साइड के बॉडी का जो नर्व सप्लाई है दैट कम्स फ्रॉम, इट इज कैरिड इन द स्पाइन, जो नेटवर्क है।
तो समझिए आपके छत्तीसगढ़ से पूरे रायपुर से पूरे छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो जो कॉन्डुइट है वो स्पाइन के थ्रू जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। स्लिप डिस्क हम यूजुअली सुनते हैं, तो स्लिप डिस्क क्या है ये? क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है, आई थिंक ये एक जेल टाइप का सब्सटेंस होता है जो हमारे वर्टिब्रीज के बीच में होता है। तो यूजुअली जब हम सुनते हैं कि कोई भी पेशेंट कहता है कि अगर बैक पेन है और उसको डायग्नोसिस ये होता है कि उसको स्लिप डिस्क हो गया है, तो वो एक्चुअली होता क्या है? तो स्लिप डिस्क मोस्टली गर्दन में होता है या कमर में होता है। ये कमर या गर्दन में इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट गर्दन और कमर में होता है। तो यही जो दो हड्डी के बीच में मूवमेंट के लिए एक कुशन रहता है जिसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। अच्छा। तो उसी जगह पे ये सब मूवमेंट होता है। वो डिस्क की जगह पे मूवमेंट भी होता है और वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है ये डिस्क। तो ये डिस्क के पीछे ही नर्व्स रहते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो हर नर्व एक एरिया को सप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल L4, L5, L5S1 ये सब कॉमन टर्म्स है जो सोसाइटी में सब जानते हैं आजकल। तो L4, L5 बेसिकली कमर में 5 हड्डी रहते हैं, L1 से लेके L5 तक। तो हर हड्डी के बीच में एक कुशन रहता है डिस्क। तो L4, L5 और L5S1 ये सबसे कॉमन लेवल है जहाँ पे डिस्क रप्चर होता है। तो डिस्क क्या होता है, वो अपनी जगह से निकल जाता है। तो निकलने के बाद वो या तो राइट या लेफ्ट या तो दोनों साइड के नर्व्स को कॉम्प्रेस करता है। तो फॉर एग्जांपल L4, 5 में डिस्क स्लिप हुआ तो इस एरिया में पेन होता है, इस साइड। तो हर नर्व एक एक एरिया को सप्लाई करता है। तो पेन के साथ साथ क्योंकि नर्व का फंक्शन है सेंसेशन और मूवमेंट, सेंसेशन नम हो सकता है उस एरिया का, एंकल वीक हो सकता है, टोज वीक हो सकते हैं। तो कोई भी नर्व दबने की वजह से उस एरिया में पेन हो सकता है, नमनेस हो सकता है, लॉस ऑफ मूवमेंट हो सकता है वहाँ का, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। जनरली पेन इज अ कॉमन कंप्लेंट और मेनी अ टाइम्स 90% ऑफ द टाइम्स बेड रेस्ट और मेडिकेशन से ठीक हो जाता है। अनलेस पेशेंट हैज डेवलप्ड सीवियर नमनेस या वीकनेस, इट इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी। सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि अगर डिस्क आपका हट गया है अपनी जगह से और वो अगर आप रेस्ट करेंगे तो वो नेचुरली वो अपना साइज या अपना पोजीशन ले लेता है, ऐसा होता है? नहीं, वो श्रिंक हो जाता है बॉडी इज डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से, या तो वो कैल्सीफाई होकर रह जाता है, तंग नहीं करता है नर्व को। यही रीज़न है आई थिंक कि जब अगर हम लोग जनरल बात करते हैं तो कुछ लोगों का अगर स्लिप डिस्क होता भी है तो रेस्ट से ठीक हो जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। बट कॉमन मिथ ये है कि जिन लोगों को बिना सर्जरी के आराम हो जाता है वो ये सजेस्ट करते हैं कि हमारा तो सर्जरी के बगैर ठीक हो गया था, आप सर्जरी मत कराइएगा। तो ये क्या टू डिफरेंस सिचुएशंस जहाँ सर्जरी मस्ट है और जहाँ रेस्ट से काम हो सकता है? देखिए, एज ए सेड, कोई भी पेशेंट सिर्फ पेन के साथ प्रेजेंट करे आपके सामने, डॉक्टर के सामने, और पैर में ज़्यादा वीकनेस नहीं है, सेंसेशन इतना अफेक्ट नहीं हुआ है, तो ये सब पेशेंट्स को हम लोग बेड रेस्ट ही एडवाइस करते हैं मेडिकेशन के साथ। ऐसे पेशेंट्स में 90% ऑफ देम गेट बेटर ऑन देयर ओन। एक बार इट माइट टेक अप टू 3 months ऑल्सो। तो जिनको पेशेंस नहीं है और वो 10% जिनमें ठीक होता नहीं है तो उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। एक पेशेंट तो बहुत पेशेंस रखते हैं, मतलब वो 6 महीने भी सोने को तैयार रहते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर। लेकिन आजकल के फास्ट ज़माने में आफ्टर अ पेशेंस ऑफ 1 month 6 weeks मोस्ट ऑफ देम पेन अगर चलता रहा तो दे वांट टू गेट ऑपरेटेड एंड टेक द डिस्क आउट, क्योंकि ये सर्जरी भी काफ़ी सेफ है। और ये सब हम लोग आजकल एंडोस्कोपी से करते हैं, इसमें ज़्यादा मॉर्बिडिटी नहीं है, ओपन सर्जरी नहीं है। तो यूजुअली नेक्स्ट डे ही घर जाते हैं पेशेंट मोस्टली। बट यूजुअली ये कहा जाता है कि स्पाइन की सर्जरी, ऐसा कहा जाता था और अब तो आप कह रहे हैं कि इतना मेडिकल साइंस भी एडवांस हो गया है और सर्जरी भी इतनी अच्छे से हो रही है तो इस तरह के नुकसान तो नहीं है। बट स्टिल लोगों को ये दिमाग में है कि स्पाइन सर्जरी कराना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और थोड़ा सा भी अगर डॉक्टर भी ह्यूमन है, अगर उनसे कुछ भी थोड़ा सा एरर हो गया तो हम लाइफ लॉन्ग बेड पर आ सकते हैं। क्या इस तरह का ये मिथ है या लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये मिथ है, 20 साल पहले शायद ये ठीक था क्योंकि उतना एडवांसमेंट हुआ नहीं था। आजकल सर्जरी बहुत सेफ हो गया है, हम लोग सब मैग्नीफाइड तरीके से ऑपरेट करते हैं, या तो माइक्रोस्कोप हो या एंडोस्कोप हो। और
स्पाइन स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ स्पाइन को ऑपरेट करते हैं, तो सुबह से शाम उनका कंसंट्रेशन सिर्फ स्पाइन पे रहता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं तो मेरे प्रैक्टिस में जब सर्जरी करता हूँ तो 100% कंसंट्रेशन वहीं पे रहता है और इधर उधर जाता नहीं है। और डिस्क के अलावा भी जैसे कई टर्मिनोलॉजी सुनने में आती है, एक स्टेनोसिस भी एक टाइप पाया जाता है, एक इशू पाया जाता है, वो एग्जैक्टली क्या होता है और क्यों होता है वो? एक्चुअली स्लिप डिस्क से ज़्यादा कॉमन स्टेनोसिस है। क्यों स्टेनोसिस? क्योंकि स्टेनोसिस ये एल्डरली लोगों में होता है और काफ़ी कॉमन है। एक्चुअली स्टेनोसिस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर स्पाइन सर्जरी इन द वर्ल्ड। तो मेजॉरिटी ऑफ स्पाइन सर्जरीज आर डन फॉर स्टेनोसिस। तो ये जो कैनाल है जिसके थ्रू नर्व्स जाते हैं, एज के साथ साथ कैल्शियम डिपॉजिट के होने की वजह से वो टाइट हो जाता है कैनाल। तो कैनाल टाइट होने की वजह से पेशेंट्स को पैर में दर्द होता है, स्पेशली चलने में, लेटने में, एक ही जगह खड़े रहने में। तो ये पोजीशंस में वो कैनाल और नैरो हो जाता है, इसलिए ये इस पोजीशंस में उनको ज़्यादा पेन होता है। तो वो मतलब वो कैल्सिफिकेशन हटाकर उसको नर्व को फ्री किया जाता है सर्जरी में। हाँ, करेक्ट। सो ये एल्डरली लोगों में ही देखने को मिलता है या यंग लोगों में भी? यंग लोगों में होता है लेकिन वेरी रेयर। इस तरह के लाइक प्रिकॉशन रखे जा सकते हैं कि ये स्टेनोसिस की जो रेट है वो कम की जा सके, करा जा सकता है या नहीं किया जा सकता? स्टेनोसिस को अवॉइड करना मुश्किल है। नेचुरल फिनोमिना है और ये वेयर एंड टेयर की वजह से। तो इन दैट वे तो लगता है कि फिर तो जो भी एल्डरली पर्सन है कभी ना कभी उनको इस सर्जरी से गुजरना ही पड़ेगा। काफ़ी लोगों में ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ एल्डरली पेशेंट्स उनको स्टेनोसिस होता है। नॉट एवरीवन में भी सिम्टोमेटिक, सबको कई बार ऐसा होता है कि आप MRI करो, पेशेंट्स को सिम्टम्स ही नहीं रहते हैं लेकिन कैनाल बहुत टाइट रहता है। तो ये तो सब में होता ही है लेकिन नॉट एवरीवन इज सिम्टोमेटिक। अभी जैसे आपने जब हमारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ तब आपने एक बोन डेंसिटी की भी बात की थी, और अभी तो काफ़ी ऐसे टेस्ट आ गए हैं। आई थिंक डेक्स्ट्रा एक टेस्ट है जिसमें आप ऑस्टियोपोरोसिस की भी आप कंडीशन को पता कर सकते हैं। अगर अनडायग्नोज्ड ऑस्टियोपोरोसिस है जो कि एक आई थिंक एज के साथ ये भी एक फेनोमेनन है जो होता है, अगर वो अनडायग्नोज्ड है तो किस तरह के इसके सिम्टम्स हो सकते हैं या क्या परेशानी हो सकती है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस को ना सोसाइटी ने सीरियसली लिया नहीं है, ना तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ने सीरियसली लिया नहीं है। और जितना इम्पोर्टेंट डायबिटीज, हाइपरटेंशन है उतना ही इम्पोर्टेंट ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है। मेरे प्रैक्टिस में 90% ऑफ एल्डरली पेशेंट जो आते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस रहता है। और ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो आपके जो स्केलेटन है, आपका जो अस्थि पंजर, तो जो मेन फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर आपके मसल्स और टिश्यूज, अगर वो वीक हो तो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। मेजर सिटीज, इंटीरियर्स में, टाउन्स में डेक्सा मशीन्स भी नहीं मिलेंगे आपको। बिकॉज लोगों को ये लगता है कि एज के साथ तो हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उसमें क्या टेस्ट कराना है, बिकॉज अभी भी ये अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, आप बताएं कि क्यों ज़रूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करना? तो ऑस्टियोपोरोसिस का इवैल्यूएशन शुड बी मेड कंपलसरी, स्पेशली 45 और 50 ईयर्स के एज में, एंड स्पेशली इन विमेन, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस वन ऑफ द कॉमनेस्ट टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। मेल्स में बहुत कम है लेकिन फीमेल्स में इट इज़ वेरी कॉमन हार्मोनल चेंजेस की वजह से। सो देयर शुड बी अ पॉलिसी मेड वेयर इन एवरीवन अंडरगोज, जस्ट लाइक मैमोग्राफी के ऊपर कितना इंपॉर्टेंस है वैसे ही डेक्सा स्कैन, देयर इज अनदर इवेल्युएशन टेस्ट कॉल्ड QCT, क्वांटिटेटिव CT, टू इवेल्युएट बोन डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करेंगे तो कई बार ये फ्रैक्चर होने के बाद ही आते हैं पेशेंट, पता चलता है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस है। पेशेंट इज अराउंड 60-65 ईयर ओल्ड, तो कुछ नहीं, सिर्फ बेंड होके ग्लास उठाया टेबल से और बैक क्रैक हो गया, और 15 दिन पेशेंट बेड रेस्ट पे, और फिर डॉक्टर के पास आते हैं, एक्सरे करो तो फ्रैक्चर है। दे आर सरप्राइज, कुछ किया नहीं, गिरे नहीं, कुछ नहीं। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ बेसिकली अनडायग्नोज्ड ऑस्टियोपोरोसिस। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज व्हेन इट इज डायग्नोज्ड। तो उसके बाद यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट। वो एक कहावत है ना इंग्लिश में, रोम कैनॉट बी बिल्ट इन अ डे। तो एक बार ऑस्टियोपोरोसिस, उसी दिन आप हड्डी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, इसके लिए ज़माना लगता है।
तो क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, किस तरह से, जैसे आपने कहा कि हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़माना लगता है, तो हमको क्या अप्रोच रखनी चाहिए एट वेरी यंग एज कि हम उस चीज़ को थोड़ा सा डिले कर सकें? तो प्री मेनोपॉजल सबको 500 मिलीग्राम कैल्शियम एवरीडे लेना बहुत ज़रूरी है। 500 मिलीग्राम फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज, नहीं तो सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सन एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 50 to 20 मिनट्स ऑफ सन एक्सपोजर एवरी बिकॉज डे। आजकल तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आई थिंक यूजुअली सभी को है। करेक्ट। और थर्ड इज एक्सरसाइज, स्पेशली एडोलेसेंस में। जब आप एडोलेसेंट रहते हैं तभी, और व्हेन यू रीच मिडिल एज, उसके बीच में यू टेंड टू डेवलप हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बोन स्टॉक इन द बॉडी। तो 30 साल की उम्र तक हड्डी बनता है। 30 साल की उम्र के बाद हड्डी डिटोरेट होता है। तो वो तो 30 इयर्स के पहले आपको बोन स्टॉक इतना डाल दीजिए उसको कि वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो या खत्म हो। और खाने में जैसे हम लोग कहा जाता है कि डाइट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कैल्शियम रिच डाइट अगर ली जाए, तो क्या जितना कैल्शियम रिच डाइट से हम लेते हैं वो उतना कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, या हमें सप्लीमेंट पर ही जाना चाहिए? नहीं, देखिए, एक्चुअली एक गिलास रोज का दूध और आपके जो फूड प्रोडक्ट्स है, बनाना एक्सेट्रा, इसमें काफ़ी कैल्शियम रहता है। तो उसके साथ साथ एक्सरसाइज प्लस सन एक्सपोजर ये काफ़ी है। अगर आप, कई पेशेंट्स दूध पीते नहीं है, लाइक मी, तो इनमें सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद भी क्या घबराने की ज़रूरत है, या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? ट्रीटमेंट, फॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अभी काफ़ी मेडिकल एडवांसेस हो गए, जिसके वजह से काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होता है बोन स्टॉक में, डिपेंडिंग अपॉन उनका बेसलाइन ऑस्टियोपोरोसिस कितना है। अगर माइल्ड है तो गोली से चल जाता है, अगर मॉडरेट है तो इंजेक्शंस प्लस कैल्शियम सप्लीमेंट्स, अगर सीवियर है तो 2 टाइप के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और ये विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है, वो भी क्या कुछ नर्व्स या इनसे रिलेटेड? नर्व्स को इम्पेक्ट करता है। तो यूजुअली इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। अब बाकी सब टेस्ट करो, इवेलुएट करो, उसके बाद यूजुअली उससे नमनेस होता है, एंड इट इज़ मोस्टली सीन इन अल्कोहलिक्स, जो दे टेंड टू हैव वेरी लो विटामिन B12 लेवल्स। बट तो उतना उसका इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे प्रैक्टिस में विटामिन B12 का, जितना D3 का है। ऑस्टियोपोरोसिस का पूछ रहे थे क्या क्या हो सकता है। वन इज फ्रैक्चर्स, एंड और फ्रैक्चर्स हैपन एट अ फ्यू कॉमन साइट्स। एक है स्पाइन, दूसरा है हिप, तीसरा है शोल्डर, और फोर्थ इज रिस्ट। आउट ऑफ विच हिप और स्पाइन का ना दे वेरी क्रिटिकल, क्योंकि मेनी अ टाइम्स आप देखते हैं कि पेशेंट्स हु आर अबाउट 85 प्लस वगैरह, दे हैव अ हिप फ्रैक्चर, दे गेट एडमिटेड, उसके बाद और एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, दैट इज द गेटवे टू हेवन। तो ये बहुत कॉमन है, मैं काफ़ी देखते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल सुनने में आता है कि कई बार सुनते हैं कि वो सिर्फ बैठे थे, खड़े हुए, और तभी उनको हिप में फ्रैक्चर हो गया, फिर वो बेड रिडन हो गए। तो ये मतलब उसके कॉजेज हैं कि अगर और इनिशियल पॉइंट्स पे, अगर इनिशियल डेज में अपने फ्रैक्चर को डायग्नोज किया तो इट कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल। लेकिन अगर वो कॉम्प्लिकेट हो गया है, फ्रैक्चर जुड़ा नहीं और काफ़ी देर ऐसे ही चलता रहा, 60% ऑफ ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन फ्रैक्चर्स दे डोंट हील, मतलब तो दे नीड सर्जरी। आपने डिफॉर्मिटी की बात की है, तो ये तो हो गया कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस है या कोई इंजरी हुई है उसमें, बट कॉमन क्या डिफॉर्मिटीज़ आप देखने को मिलती हैं आपने, क्योंकि इतनी सर्जरीज की, इतना आपका एक्सपोजर है, किस तरह के पेशेंट आपने देखे हैं जिसमें लाइक कुछ डिफॉर्मिटी है और उनको सर्जरी के थ्रू ठीक किया जा सकता है? देखिए, एक वेरी कॉमन कंडीशन है, उसको एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बोलते हैं। ये बच्चों में देखा जाता है। तो बिना कारण स्पाइन टेढ़ा हो जाता है, तो स्कोलियोसिस। तो इसको अगर एक सीवियर रहा और डिफॉर्मिटी ऑब्वियस है, उसकी काफ़ी सारी इंडिकेशंस हैं। तो अगर बेसिकली इंडिकेशन कॉस्मेसिस ही है, अगर अच्छा दिख नहीं रहा है पोस्चर, तो उसको सीधा कर सकते हैं। तो दैट इज तो ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बिकॉज आजकल अगर हम जिस मॉडर्न एरा में हैं और वहाँ पर आई थिंक स्पाइन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़
कभी एक उसी फॉर्म में आते हैं, क्योंकि लोगों का बैठना चलना, लॉन्ग आवर्स बैठना है, उनका पोस्चर ठीक नहीं है, तो उस कारण से अगर कोई डिफॉर्मिटी आई है और इनबॉर्न कोई डिफॉर्मिटी है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? तो इनबॉर्न तो उसको कंजेनाइटल स्कोलियोसिस बोलते हैं, तो बचपन से पता चलता है। ये एडोलेसेंट इडियोपैथिक एडोलेसेंस में ही पता चलता है, बर्थ रिलेटेड नहीं है, वो ऐसे हो जाता है। एंड इट इज सीन इन दिस younger age group. It is usually seen between, for example, 8 to 9 to about 15 to 16 years of age. तो इसका कोई कारण नहीं है, उसके लिए एक बड़ा सोसाइटी है, स्कोलियोसिस रिसर्च सोसाइटी करके, तो कई साल से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला है कि कोई कारण क्या है, ठोस एविडेंस नहीं है कि क्यों होता है। और जो कंजेनाइटल होता है वो काफ़ी कारण है, उन अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अगर कंसैंग्विनस मैरिज है और घर के अंदर ही शादी हुआ है किसी के साथ, या मदर को कोई बीमारी हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई बर्थ डिफेक्ट हो, उसके वजह से होता है कंजेनिटल स्कोलियोसिस। और जो डिफॉर्मिटी देखते हैं हम लोग एल्डरली पेशेंट्स में और इवन मिडिल एज में इज बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे जैसे बोन सॉफ्ट होता है तो झुकाव आते जाता है। दूसरा इंडिया में बहुत कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन इज स्टिल वेरी कॉमन इंडिया में। तो उसके वजह से हड्डियाँ इन्फेक्ट हो जाती हैं, इन्फेक्ट होने की वजह से कोलैप्स होता है वो एरिया, फिर वो झुकाव आता है जिसको ट्यूबरकुलोस काइफोसिस बोलते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि बहुत मेडिकल एडवांसमेंट भी हो गया है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है जीपीएस टेक्नोलॉजी, उससे भी सर्जरी होती है, तो क्या है ये एग्जैक्टली है? जीपीएस टेक्नोलॉजी बेसिकली इसको हम लोग स्पाइनल नेविगेशन बोलते हैं। तो देखिए, ये पहले हम लोग ओपन सर्जरीज करते थे। ओपन सर्जरी इसलिए करते थे कि उस जगह पे पहुंचे, तो वो ओपन सर्जरी इज ओनली टू एक्सेस दैट एरिया। समझिए हमको L4 L5 में ऑपरेट करना है, तो L4 L5 के ऊपर हम लोग कट करेंगे स्किन, फिर मसल्स कट करेंगे, नीचे जाएंगे, फिर वहाँ पे एक्सरे करेंगे कि करेक्ट लेवल पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो ओनली टू रीच दैट पॉइंट हम लोग इतना खोलते थे। अभी क्या है, छोटे छोटे इंसिजन से हम लोग ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो हम लोग को कैसे पता चले कि करेक्ट जगह पे है। तो उसके लिए अभी भी हम लोग एक्सरे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिन पॉइंट शार्प, मतलब तीनों एक्सिस में XYZ तीनों एक्सिस में अगर फोकल पॉइंट को हम लोग को जीरो इन करना है तो नेविगेशन हेल्प्स। मतलब नेविगेशन से आप यूजिंग कैमरा एंड यूजिंग वेरियस अदर गैजेट्स, तो वी कैन पिन पॉइंट वेयर वी आर ऑपरेटिंग। सो डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी आप कुछ एडवाइस या कोई टिप्स देना चाहेंगे कि सर्जरी की नौबत अगर ज़रूरी है तब तो सर्जरी करानी ही है, लेकिन क्या प्रिकॉशंस रखे जाएं कि हम अपने स्पाइन को हेल्दी रख पाएँ, मतलब डे टू डे लाइफ में भी? ऐसे क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे नॉर्मल पर्सन को? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स आर इन ऑफिस जॉब, तो दे आर यूज्ड टू वर्किंग ऑन अ डेस्कटॉप, लैपटॉप और मे बी स्मॉल pads, small screens, sometimes just mobile. So they sit in front of the screens for almost 10 to 12 hours. So that is a potential area where things can improve. तो आपको जब बैठते हैं तो see that your screen is right in front of your eyes. ऐसे झुक के मत बैठो। अगर आप झुकेंगे तो गर्दन भी झुकाएंगे आप और कमर भी ऐसा C कर्व लेगा आपका। नॉर्मली गर्दन और लोअर बैक ऐसा उसका जो कर्वेचर है उसका उल्टा पोजीशन में बैठते हैं आप, एकदम ऐसे सी, पूरा बॉडी सी हो, पूरा स्पाइन सी हो जाता है। तो ऐसे बैठने से गर्दन पे भी लोड आता है और कमर पे भी लोड आता है। तो योर स्क्रीन हैज टू बी राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। और तो इसके लिए आपको यू शुड हैव अ रिक्लाइनर चेयर विद अ बैक सपोर्ट एज वेल एज अ नेक सपोर्ट। और डोंट सिट कंटिन्यूस मत बैठो आप। आधे घंटे के बाद थोड़ा चल के स्ट्रेच लो। बेस्ट इज इफ यू हैव अ विंडो वेयर यू कैन सी सनशाइन, तो दैट विल बी एंड विल आल्सो गेट एक्सपोज टू सन। तो यू टेक ब्रेक्स इंटरमिटेंटली। फिर इट इज़ बेस्ट इफ द एंटायर ऑफिस हैज़ अ जिम,
wherein that kind of liberty is given wherein they can go and exercise if they can't exercise in the morning. Shrink the number of hours you work. कैसा भी करके in a competitive world it is difficult, but try करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि अमूमन आपने जो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको तो ये प्रिकॉशन रखना है, बट अदर जो ऑक्यूपेशंस में हैं या हाउस में जो लोग रहते हैं, हाउस वाइफ्स हैं या हाउस में रहने वाले लोग हैं, उनको भी जनरली देखा जाता है कि या तो हम निकलता है, चाहे वो पोस्चरल हो सकता है या कुछ सर्वाइकल का भी इशू होता है, सोने में भी कई बार पिलोज की वजह से भी सर्वाइकल के इश्यूज आते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे कि किस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, ये बहुत ही कॉमन है। मतलब मेरे ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ पेशेंट्स दे नॉन सर्जिकली रहते हैं और ये सब इसी कंप्लेंट्स रहते हैं उनके। तो इट इज़ रिलेटेड टू योर एक्टिविटी, जो आगे झुक के आप खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एक एक 2-2 घंटा खाना बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो घर में 15-20 लोग हैं जिसके लिए खाना बन नहीं रहा है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे झुक के काम कर रहे हैं। और एक बात है, तो यूजुअली वो लोग पेशेंट्स स्पेशली लेडीज कंप्लेन ऑफ राइट साइडेड पेन, आर्म पेन एंड राइट शोल्डर पेन, दैट इज बिकॉज ऑफ यूजिंग द राइट हैंड ओनली। तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि जो ग्रॉस काम है दोनों हाथों में शेयर करो। तो एक ही हाथ यूज़ मत करो सिर्फ बिकॉज यू आर राइट हैंडेड। जो डेलिकेट काम है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ घुमाना हो, चम्मच, ये सब आप दोनों हाथ से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है, जब आप झुक के काम करते हैं तो बीच बीच में एटलीस्ट ब्रेक लो, कम से कम एक एवरी 20-25 मिनट्स थोड़ा जाके नेक वीक को स्ट्रेच करो। और फिर इवन अगर लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो भी कई बार देखने को, हाँ, जो ड्राइव करते हैं उनको भी ब्रेक लेना चाहिए। तो क्योंकि ये जो डिस्क्स हैं, जब आप बैठते हैं तो एकदम कॉम्प्रेस हो जाते हैं डिस्क, आप समझ सकते हैं। तो एकदम से डिस्क कॉम्प्रेस हो जाते हैं, तो जितना देर बैठेंगे उतने कॉम्प्रेस्ड ही रहेंगे, तो उनको भी थोड़ा सांस लेने की ज़रूरत है। तो एवरी हाफ एन आवर या एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको थोड़ा, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन गाड़ी का एक ब्रेक लेके थोड़ा गाड़ी से बाहर निकल के थोड़ा स्ट्रेच विच करो, फिर बैठो, ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने आज इतनी मतलब इतनी अच्छी तरीके से और इतने सिंपल वे में आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव टिप्स दी हैं कि आई एम श्योर हमारे जो भी व्यूअर्स इस एपिसोड को देखेंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगी और डे टू डे लाइफ में वो इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और थोड़ा स्मूथ करेंगे और अब सर्जरी से डरेंगे नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। या इट्स आवर प्लेजर। सो आज के इस एपिसोड में पूरी कॉन्वर्सेशन में ये समझ में आया कि हमें अपनी स्पाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का पार्ट है लाइक हार्ट, हमें हमारे पोस्चर का और हमारी स्पाइन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक अपनी लाइफ को हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ जी सकें। और हमारी यही कोशिश है कि आप इसी तरह हेल्दी रहें और हैप्पी रहें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।